अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड। आज हम लोग इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से रिलेटेड, और फिर कुछ मिला जुला न्यूमेरिकल है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दोनों का यूज किया जाएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। क्या पूछ रहा है? किसी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए जब इसको 64 वोल्ट से एक्सेलरेट किया गया है। तो मोमेंटम का एक फार्मूला आप जानते हैं, मोमेंटम P इक्वल टू √2mE, और इसी एनर्जी को हम लोग फिर पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में कहते हैं Q इंटू भी। अब चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग कह देंगे E इंटू भी। बिल्कुल आसान है। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 64 वोल्ट। तो अब 64 का रूट किए तो हो गया 8, 10 टू दी पावर -50 रूट किए तो -25, और 2 इंटू 9.1 इंटू 1.6 ये हो गया 29.12 अंडर रूट। तो ये हो गया आपका 8, इसका रूट निकालेंगे तो ये हो गया 5.39 इंटू 10 टू दी पावर -25, तो ये हो गया आपका 43.12 इंटू 10 टू दी पावर -25, या इसी को आप अरेंज कर सकते हैं 4.31 इंटू 10 टू दी पावर -24, और मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोमेंटम P इक्वल टू एम भी। अब पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको आप एनर्जी से रिलेट कर लीजिए, फिर एनर्जी मिल जाएगा तो आप उससे वेलोसिटी निकाल लीजिए और फिर मोमेंटम, या नहीं तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिए। और दूसरा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालिए। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का हम लोग एक्सप्रेशन जान रहे हैं 12.27 बाय रूट भी एंगस्ट्रम। तो 12.27 पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 64 का रूट इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रम को मीटर में अगर ले आए तो ये हो गया आपका 12.27, 64 का रूट किए तो 8 इंटू 10 टू द पावर -10, इसको डिवाइड कीजिए 1.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए न्यूट्रॉन will the associated de Broglie wavelength be 1.40 into 10 to the power -10 meter. Also find the de Broglie wavelength of a neutron in thermal equilibrium with matter having an average kinetic energy 3/2 kT at 300 Kelvin, और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो अब आप देखिए कि पहले केस में कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है और हम लोगों को एनर्जी निकालना है। तो लेमडा इक्वल टू एच बाय √2mE, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ एनर्जी के टर्म में। तो अगर दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर दें तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2mE। हम लोग को निकालना क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी को इधर ले आइए, तो एनर्जी इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 2m लेमडा स्क्वायर। अब वैल्यू आप सारा जान रहे हैं, एच का वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 होल स्क्वायर, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, और लेमडा आपको दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो ये आएगा 6.7 इंटू 10 टू द पावर -21 जूल। दैट इज इतना एनर्जी जब रहेगा तब न्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1.4 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर होगा। और दूसरा इसमें कह रहा है कि लेमडा निकालिए आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ
जबकि इलेक्ट्रॉन ये न्यूट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है ये है 3/2 kT एट 300 केल्विन। तो आप कहेंगे कि लेमडा इक्वल टू h/√2 me। अब एनर्जी दिया हुआ है 3/2 kT। के यहाँ पे क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टी है टेम्परेचर। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के का वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। इस चीज़ को याद रखना है। ये क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वैल्यू है। तो अब आप देखिए कि एनर्जी की जगह पे यहाँ जो एनर्जी है √2 me, एनर्जी की जगह पे क्या रख दिए 3/2 kT। 2 कैंसिल, ये हो गया आपका h/3 mkt। बस बात इतना ही समझना है, फिर सारा वैल्यू आप जान ही रहे हैं। h का वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34। 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और टेम्परेचर है 300। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये कैलकुलेट करके आएगा 1.46 इंटू 10⁻10 मीटर, या इसको हम लोग कह सकते हैं 1.46 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग 3 times एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन। The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of an electron is 1.813 into 10⁻⁻4. Calculate the particle's mass and identify the particles. अब इसमें कह रहा है कोई पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करता है उससे 3 times फास्टर मूव कर रहा है, यानी पार्टिकल का वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 3 गुना ज़्यादा है। अब कह रहा है कि उस पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन के डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो कहता है कि पार्टिकल का मास निकालिए और फिर उसी से आप मालूम कीजिए कि वो पार्टिकल है कौन सा। तो जब हम लोग मास निकाल लेंगे तो पार्टिकल हम लोग गेस कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि वेलोसिटी के टर्म में दिया हुआ है, तो वेलोसिटी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू h/mv। तो इलेक्ट्रॉन का जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालेंगे तो h/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेवलेंथ पार्टिकल का h/मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो अगर हमको रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल बाय डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो h/मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के लिए कहेंगे h/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए h कैंसिल, ये टर्म ऊपर आ गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। फिर कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इक्वल टू 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेमडा पार्टिकल बाय लेमडा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो निकाले हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ पार्टिकल, और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की जगह पे रख दिए 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.813 इंटू 10⁻⁻4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 3 इंटू मास ऑफ पार्टिकल। तो मास ऑफ पार्टिकल हम लोगों को निकालना है, जिसको इधर ले आइए। तो मास ऑफ पार्टिकल इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 बाय ये वाला टर्म यहाँ आ गया इंटू 3। आप इसको जब कैलकुलेट करते हैं 9.1 बाय 1.813, यह आता है 1.67, -4 को ऊपर ले गए तो -27 kg। अब इतना हो गया पार्टिकल का मास। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि पार्टिकल है कौन सा। तो इतना मास किस पार्टिकल का है, तो आप कहेंगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम कहेंगे पार्टिकल क्या है, तो प्रोटॉन है, या न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा है कई बार, एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ लेमडा fall on a photosensitive surface emitting electrons.
Assuming that the work function of the surface can be neglected, prove that the de Broglie wavelength of electrons emitted will be h lambda by 2 mc। क्या कह रहा है? कोई एक्सरे है, एक्सरे क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसका वेवलेंथ लैम्डा है और वो किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। कहता है कि उस सरफेस का वर्क फंक्शन आप मान लीजिए नेग्लिजिबल, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऐसे वर्क फंक्शन किसी भी मटेरियल का जीरो तो नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, दैट इज आप मान लीजिए कि बहुत स्मॉल है। अब कह रहा है कि प्रूव दैट कि de Broglie वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन जो इमिट कर रहा है उसका de Broglie वेवलेंथ h लैम्डा बाय 2 mc रूट अंडर है। अब गौर कीजिएगा, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग जानते हैं, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन एच सी बाय लेमडा, क्योंकि आपको एनर्जी दिया हुआ है, वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ है। अब माइनस इसको इधर ले आइए तो वर्क फंक्शन। अब कह रहा है वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है? जीरो है। तो अब क्या हो गया? एनर्जी ऑफ ये तो जीरो हो गया, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एच सी बाय लेमडा। ये रिलेशन हमको मिल गया। अब कहता है कि इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन का de Broglie वेवलेंथ हम लोग जानते हैं एनर्जी के टर्म में h बाय रूट अंडर 2 m एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको आप कह सकते हैं कि h बाय 2m और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ हम लोग निकाले हैं एच सी बाय लेमडा। अब क्या हुआ? ये h यहाँ से कैंसिल हुआ तो ये रूट h बच गया यहाँ, तो ये हो गया रूट h लेमडा, ऊपर गया तो रूट लेमडा बाय रूट अंडर 2 mc। तो आप कह सकते हैं कि लेमडा de Broglie वेवलेंथ इक्वल टू h लेमडा बाय 2 mc रूट अंडर, यही प्रूव करना था। अब देखिए इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट ईयर पूछा है अलग तरीके से। कह रहा है एन EM वेव ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। If the photoelectrons emitted from the surface have the de Broglie wavelength lambda d, then prove that lambda equal to 2 mc by h into lambda d square। सेम क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर में थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है। तो अब देखिए यहाँ तो हम लोग निकाले ही हैं, लेमडा डी इक्वल टू रूट अंडर एच लेमडा बाय 2 mc। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लें, इसी इक्वेशन को देखिए, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो लेमडा डी स्क्वायर इक्वल टू एच लेमडा बाय 2 mc। प्रूफ करना है हम लोगों को लेमडा के लिए, तो लेमडा इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, 2 mc बाय एच इंटू लेमडा डी स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन को एक स्टेप आगे बढ़ा दिए, तो जो यहाँ पे प्रूफ करने का रहा था वो हम लोगों को मिल गया, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ लेमडा ऑफ ए फोटोन एंड द de Broglie वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू। कहता है कि फोटोन का वेवलेंथ लेमडा और इलेक्ट्रॉन का जो de Broglie वेवलेंथ है वो भी सेम वैल्यू, दैट इज वो भी लेमडा है। कह रहा है सो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 लेमडा mc बाय h टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर m c h हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। आप ये समझ रहे हैं, m क्या है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c स्पीड ऑफ लाइट है, h क्या है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो कहता है इसमें प्रूफ क्या करना है कि फोटोन का एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इतना टाइम्स है। तो कैसे इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे? तो आप कहिए कि एनर्जी ऑफ फोटोन बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना? तो एच सी बाय लेमडा, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको आप अरेंज कीजिए तो ये 2 ऊपर आ गया, तो 2 एच सी बाय लेमडा एम वी स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो de Broglie वेवलेंथ होता है लेमडा डी इक्वल टू एच बाय एम वी। अब यहाँ जो de Broglie वेवलेंथ है वो क्या है? तो जो फोटोन का वेवलेंथ लेमडा है उसके बराबर है, तो लेमडा इक्वल टू एच बाय एम वी।
इससे आप वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी को इधर लाइए, तो वेलोसिटी इक्वल टू एच बाय एम लेमडा। अब यहाँ जो इक्वेशन आपके पास है इसमें आप v के जगह पे रख दीजिए h बाय एम लेमडा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, यहाँ देखिए 2hc बाय लेमडा m, और v के जगह पे रखना है h बाय एम लेमडा। तो यहाँ है v स्क्वायर, तो ये हो गया h स्क्वायर बाय लेमडा स्क्वायर m स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये m स्क्वायर और ये m कैंसिल, ये लेमडा और ये लेमडा का स्क्वायर कैंसिल, ये h और ये h कैंसिल। तो एनर्जी ऑफ फोटोन बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टर्म ऊपर आ गया। तो 2m लेमडा, यहाँ c पहले से है, अब बाय h। तो आप कहेंगे कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 2 लेमडा एम सी बाय एच इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही प्रूफ करना था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू 2 लेमडा एम सी बाय एच इंटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रूफ हो गया। ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा है एग्जाम में। 2 lines A and B shown in the graph represents the de Broglie wavelength lambda as a function of 1 by root v। अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है v इज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। v क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दैट इज एनोड और कैथोड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करते हैं। अब कह रहा है कि फॉर 2 पार्टिकल्स हैविंग द सेम चार्ज विच ऑफ द 2 रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल ऑफ स्मॉलर मास। और ये ग्राफ दिया हुआ है, तो किसका किसका ग्राफ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा एज ए फंक्शन ऑफ 1 बाय रूट वी, यानी ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा और 1 बाय रूट वी के बीच ग्राफ है, दो अलग अलग पार्टिकल के लिए। एक पार्टिकल ए का ये ग्राफ है, पार्टिकल बी का ये ग्राफ। तो अब देखिए पूछ रहा है आपको इसमें कि इस ग्राफ को देख के आप बताइए कि दोनों में से कौन सा पार्टिकल का मास कम है, ए का या बी का। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लेमडा इक्वल टू एच बाय 2m³ भी रूट अंडर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में यही फार्मूला है। तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू एच बाय 2m³ रूट अंडर इंटू 1 बाय रूट भी। अब आप देखिए किसी गिवन पार्टिकल के लिए मास और चार्ज कांस्टेंट, एच ऑलरेडी हमारा कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म है, दैट इज लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट भी। लेमडा क्या है? 1 बाय रूट भी का के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या आप कह सकते हैं कि रूट भी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये 1 बाय रूट भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जब लेमडा और 1 बाय रूट भी का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये ए और बी दो स्ट्रेट लाइन है। तो इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं लेमडा इक्वल टू एच बाय रूट अंडर 2m³ इंटू 1 बाय रूट भी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ओरिजिन से पास कर रहा है सी 0 है, तो ये जो टर्म है यही हमारा m यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ कितना हो गया? h बाय रूट अंडर 2m³। तो अब देखिए कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि दोनों पार्टिकल का चार्ज सेम है, दैट इज चार्ज कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट। तो जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है ये मास रूट अंडर m, रूट अंडर मास के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास कम होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका स्लोप कम होगा। तो इस इक्वेशन में देखिए कि स्लोप किसका ज़्यादा है, तो आप कहेंगे ये a है ये b है, तो b का ये एंगल ज़्यादा है, b का स्लोप ज़्यादा है। तो कह रहा है कि b का स्लोप ज़्यादा है तो मास b का क्या होगा? कम होगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच हैज ए स्मॉलर मास, तो आप कहेंगे कि ये b का स्लोप चूंकि ज़्यादा है तो b का मास कम होगा। तो आप कहेंगे देयरफॉर पार्टिकल b इज ऑफ ए स्मॉलर मास। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है जो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर या 2 नंबर का अक्सर पूछा जाता है कंपेयर करने वाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये सब बोर्ड एग्जाम का ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। A proton and an electron have same velocity
विच वन हैज़ ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड वाई। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो किसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो वेलोसिटी के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। अब यहाँ पे कह रहा है कि v इज सेम फॉर टू पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल के लिए वेलोसिटी सेम है। तो v जब सेम है, h कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे लेमडा जो है यह मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। अब एक बात हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। तो आप कहेंगे कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा, तो लेमडा डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का ग्रेटर होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन से। तो पूछ रहा था किसका ग्रेटर डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा, तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन का। तो ये रीजन के साथ हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है फिर इसी टाइप का। एन इलेक्ट्रॉन and a proton have the same de Broglie wavelength associated with them। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है। हाउ आर देयर काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों के काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। तो आप कहेंगे कि लेमडा एनर्जी कह रहा है, एनर्जी का रिलेशन पूछ रहा है, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ कह रहा है सेम है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए एनर्जी के टर्म में क्या फॉर्मूला है, लेमडा इक्वल टू एच बाई रूट अंडर टू एम ई। अब कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच बाई रूट अंडर टू एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के लिए कहेंगे एच बाई रूट अंडर टू मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ एच एच कैंसिल, ये रूट टू कैंसिल। अब कह सकते हैं आप कि रूट अंडर एम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रूट अंडर मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो दोनों तरफ से आप रूट हटा दीजिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब आप एक रिलेशन जानते हैं, पहले हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट में ये सब टर्म यूज किए हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1840 टाइम्स द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1840 टाइम्स द एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इसी में कभी कभी रेशियो पूछता है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ प्रोटॉन का रेशियो अगर निकालने का देता तो हम कहते हैं 1840:1। नेक्स्ट, an alpha particle and a proton are accelerated from rest by the same potential, find the ratio of their de Broglie wavelengths। कहता है दोनों सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में डी ब्रॉगली वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू एच बाय रूट अंडर टू एम क्यू भी। अब यहाँ पे कह रहा है कि पार्टिकल कौन सा है, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन। तो इसका जब रेशियो पूछ रहा है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि लेमडा अल्फा बाय लेमडा प्रोटॉन। अल्फा के लिए निकालेंगे तो एच बाय रूट अंडर टू मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, पोटेंशियल सेम है। फिर आप जब प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो एच बाय रूट अंडर टू मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है तो भी ही रहने दिए। तो अब देखिए ये एच एच कैंसिल, ये टू रूट के अंदर कैंसिल, रूट बी कैंसिल, ये टर्म ऊपर आ जाएगा। तो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। फिर आप जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को रहने दीजिए कि मास ऑफ अल्फा इक्वल टू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ अल्फा इक्वल टू 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो आप देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, तो ये हो गया कितना 1/4 इंटू 2 8 रूट अंडर, या आप कह सकते हैं 1/2 रूट 2। तो लेमडा अल्फा इज टू लेमडा प्रोटॉन इक्वल टू 1:2 रूट 2। तो ये सब जो रिलेशन है कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से डबल होता है, ये सब हम लोग पहले भी यूज किए हुए हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा
कि अलग अलग पार्टिकल के मास और चार्ज का क्या रिलेशन है, और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कंपेयर करने वाला रेशियो निकालने के लिए पूछे तो हम लोग इसी से निकालते हैं। इसमें चार्ज और मास का वैल्यू रख के कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं होता है, हम लोग उस रिलेशन को याद रखते हैं और टर्म सब आप देखते हैं कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, हाउ आर द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ दैम रिलेटेड। अब कहता है एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन क्या है, तो न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन का जो चार्ज होगा वो एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। और न्यूट्रॉन का मास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के नियरली इक्वल होता है। तो आप कहेंगे कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज है, मास है, वो 2 प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो आप देखिए लेमडा प्रोटॉन बाय लेमडा न्यूट्रॉन। अब करा कि सेम एनर्जी है तो एनर्जी के टर्म में निकालेंगे, तो h/√2m_e, तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के लिए जब लेंगे तो कहेंगे h/√2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। h कैंसिल, √2 कैंसिल। अब देखिए कि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का एनर्जी सेम है तो ये भी कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा। तो आप कहेंगे लेमडा प्रोटॉन बाय लेमडा न्यूट्रॉन, इसको ऊपर ले चलिए, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 2 × मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन प्रोटॉन का मास कैंसिल, क्या हो गया √2। तो लेमडा प्रोटॉन इक्वल टू √2, इसको इधर ले आइए लेमडा न्यूट्रॉन। तो रिलेशन पूछ रहा है तो हम कहेंगे यही रिलेशन है। रेशियो पूछेगा तो रेशियो बताएंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का है। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ is 1.388 into 10 to the power 3 watt per meter square. How many photons nearly per square meter are incident on the earth per second? और इसमें कह रहा है कि assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 नैनोमीटर। क्या कह रहा है कि एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है, सनलाइट का एनर्जी फ्लक्स जो अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है। अब कह रहा है कि अर्थ के सरफेस पे पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर, यानी यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना फोटोन नियरली लगभग इंसिडेंट हो रहा है। तो हमको दिया हुआ है कि अर्थ में का जो सनलाइट का जो एवरेज वेवलेंथ है वो 550 नैनोमीटर। ऐसे सन से अलग अलग रेडिएशन आपको मिलते हैं तो सबका वेवलेंथ अलग अलग है, लेकिन इसमें कह रहा है कि आप मान लीजिए कि एवरेज इतना है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू hc/λ। एच का वैल्यू रखिए, सी का वैल्यू रखिए, और लेमडा है 550 नैनोमीटर, तो 10 to the power -9। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये मिल जाएगा 3.62 × 10 to the power -19 जूल। अब देखिए एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है 1.388 × 10 to the power 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए वाट किसका यूनिट है, पावर का, तो पावर का यूनिट हम लोग कह सकते हैं ना जूल पर सेकेंड। पावर की जगह पे जूल पर सेकेंड और मीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इस आप यूनिट से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि एनर्जी फ्लक्स क्या है, तो जूल एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यानी इतना एनर्जी 1 सेकेंड में, है ना, एरिया 1 मीटर स्क्वायर में अर्थ के सरफेस पे पहुंच रहा है। दैट इज आप कहेंगे जो एनर्जी फ्लक्स है ये क्या है, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में इतना एनर्जी पहुंच रहा है, और आपको पूछ रहा है कि बताइए कि कितना फोटोन पहुंच रहा है। तो एक फोटोन का एनर्जी हम लोग जान रहे हैं, और ये टोटल एनर्जी है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि एनर्जी इंसिडेंट पर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड
इक्वल टू 1.388 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। यही एनर्जी फ्लक्स है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू एनर्जी फ्लक्स बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन। तो एनर्जी फ्लक्स है 1.388 इंटू 10⁻³ और एनर्जी ऑफ फोटॉन है 3.62 इंटू 10⁻⁻19 निकाले हैं हम लोग। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.383 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले गए तो 22, या इसको आप कह सकते हैं 3.83 इंटू 10⁻21। इतना फोटॉन अर्थ के सरफेस पे यूनिट एरिया में पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी 4.12 इंटू 10⁻⁻15 वोल्ट सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप कहेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट का तो वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, तो फिर इसको कैलकुलेट करने का क्या ज़रूरत है। तो कह रहा है कि किसी एक्सपेरिमेंट में जो प्लैंक्स कांस्टेंट आप कैलकुलेट उसका जो वैल्यू याद रखते हैं वो तो किसी एक्सपेरिमेंट से ही मिला है। तो अब कह रहा है किसी एक्सपेरिमेंट में जो कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है आप जानते हैं, उसका स्लोप दिया हुआ है इतना। तो आपको बताए थे कि स्लोप जो होता है इस ग्राफ का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का जो स्लोप होता है वो होता है h/e। आपको कहे थे कि h/e हम लोग निकाल के देखे थे पिछले क्लास में, और ये h प्लैंक्स कांस्टेंट, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट ही होता है। तो इससे अगर हम h निकालें तो h इक्वल टू क्या कहेंगे, स्लोप इंटू e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्लोप दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जान रहे हैं, इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो ये मिलेगा 6.59 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एच का ये वैल्यू मिला था, हम कहेंगे यही हमारा आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टू मेटल सरफेसेस M1 एंड M2 the threshold frequencies are nu01 and nu02 respectively. When a radiation of frequency nu greater than nu02 is incident on both the surfaces, the stopping potentials are V1 and V2 respectively. Prove that the slope of the graph is V1 minus V2 by nu02 minus nu01। और ये फिगर देखिए दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। M1 मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है nu01, M2 के लिए है nu02। तो अब इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि nu02 इज ग्रेटर देन nu01, और ये ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो इसमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू ग्रेटर देन nu02 है, यानी यह इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो जब nu02 से ज़्यादा है तो nu01 से भी ज़्यादा होगा। तो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा होना ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन पॉसिबल है। तो इसमें कह रहा है कि M1 के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो है V1, जब उस पर कोई रेडिएशन स्ट्राइक करता है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है, और M2 के लिए सेम रेडिएशन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है V2। तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ग्राफ का स्लोप ये है। तो अब आप देखिए एक रिलेशन था हमारे पास आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से, EV0 इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यानी EV0 इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले के केस में कह रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V1 है, और जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो nu0 के बदले nu01 है। इसी तरह से EV2 M2 मेटल के लिए एच न्यू, फ्रीक्वेंसी तो रेडिएशन का दोनों केस में कह रहा है सेम है, अब माइनस एच nu02। अब इस दोनों को माइनस कर दें तो EV1 माइनस EV2 इक्वल टू
एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट 1 माइनस एच न्यू, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एच न्यू नॉट 2। अब देखिए ये एच न्यू कैंसिल, इसमें ई कॉमन ले लीजिए तो ई हो गया V1 माइनस V2, और इस दोनों में आप एच कॉमन ले लीजिए तो न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1। तो इससे हम लोग अगर एच बाई ई निकालें तो एच बाई ई इक्वल टू, देखिए एच बाई ई क्या हो गया V1 माइनस V2 बाई न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1। और हम लोग जानते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज एच बाई ई को ही स्लोप कहते हैं, तो स्लोप इक्वल टू V1 माइनस V2 बाई न्यू नॉट 2 माइनस न्यू नॉट 1, यही प्रूफ करना था, है ना। और ग्राफ का स्लोप चूंकि किसी भी मेटल के लिए आप निकालेंगे तो ग्राफ का स्लोप क्या है, एच बाई ई, यानी कांस्टेंट है। दैट इज अलग अलग मेटल के लिए जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये सारा लाइन कैसा होगा, एक दूसरे के पैरेलल मिलता है। स्लोप जितना इसका होगा उतना स्लोप इसका भी होगा। तो हमको इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रूफ करना था कि स्लोप का वैल्यू इतना है, जो प्रूफ हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स एक्स एंड वाई। दो मेटल है एक्स और वाई, इसमें आप देखिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का ये ग्राफ है। आप जानते हैं कि स्लोप सेम होता है तो दोनों लाइन पैरेलल है। इसका जो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये दिया हुआ है 0.5, यहाँ है 1.0, और यहाँ साइड में लिखा हुआ है 10⁻15 पर सेकेंड। तो आप कहेंगे एक्स का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 0.5, ये जो मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के लिए है, तो 0.5 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड, और y के लिए आप कहेंगे 1.0 इंटू 10⁻15 पर सेकेंड। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द मेटल्स हैव लार्जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, गिव रीजन। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन्स हैविंग लार्जर काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और तीसरा पूछ रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड मेटल एक्स इज हाल्व्ड, हाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल चेंज। तो ग्राफ से आप देखिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक्स का कम है, वाई का ज़्यादा है। क्वेश्चन इसमें पहला पूछ रहा है कि विच ऑफ द मेटल्स हैज लार्जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्यों। तो आप कहेंगे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एक्स का लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाई मेटल के लिए, और हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सी बाय लेमडा। तो आप कहेंगे कि न्यू जो है सी अगर कांस्टेंट हम लोग रखें तो न्यू क्या है, लेमडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि थ्रेशोल्ड चूँकि हमारा फ्रीक्वेंसी एक्स का कम था, तो ये जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये एक्स का ज़्यादा होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वाई के रेस्पेक्ट में। तो आप देखिए कि क्या पूछ रहा है कि विच हैज़ ग्रेटर लार्जर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मेटल एक्स के लिए ज़्यादा है, मेटल वाई के लिए कम है। क्यों है, आप इस रीजन को समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच मेटल गिव्स आउट इलेक्ट्रॉन्स हैविंग लार्जर काइनेटिक एनर्जी फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट कर रहा है तो किस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है उसका वर्क फंक्शन कम होगा। अब जिसका वर्क फंक्शन कम होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी खर्च हो रहा है, यानी ज़्यादा एनर्जी बचेगा जो कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या अगर हम प्रॉपर वे में कहना चाहें तो आप कहेंगे कि दोनों के लिए रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सेम है फॉर द सेम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो वेवलेंथ सेम है तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पहले वाले केस में एक्स के लिए
जो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन होगा, यानी रेडिएशन का जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट एक्स का प्लस काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एक्स से निकल रहा है, और फिर अगर y के लिए कहेंगे तो एच न्यू नॉट वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर y, क्योंकि दोनों का क्या है, रेडिएशन सेम है, तो टोटल एनर्जी इसका और टोटल एनर्जी y के लिए सेम है। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी x, इसको इधर ले आइए, काइनेटिक एनर्जी y इक्वल टू एच न्यू नॉट वाई, अब माइनस इसको इधर ले आइए तो एच न्यू नॉट एक्स, एच कॉमन ले लिए तो न्यू नॉट वाई माइनस न्यू नॉट एक्स। अब इसमें कह रहा है, हम लोग ग्राफ से देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी y के लिए ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी x का कम है। तो अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होगा, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी x माइनस काइनेटिक एनर्जी y इक्वल टू पॉजिटिव। तो अब अगर x का काइनेटिक एनर्जी और y की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी x का ज़्यादा है, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी x इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, यानी जो इलेक्ट्रॉन x और y से निकला। और इसी में देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट सोर्स एंड मेटल x इज हाल्व्ड, सिर्फ मेटल x को कंसीडर कीजिए, हाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड विल चेंज। अगर हम मेटल x से सोर्स के डिस्टेंस को कम कर दें तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा उसके काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा। तो आप कहेंगे जब हम लोग डिस्टेंस को कम कर देते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगा। तो इंटेंसिटी अगर आपका इंक्रीज कर जाता है तो इंटेंसिटी के चेंज होने से फोटो करंट पे इफेक्ट होता है, लेकिन इंटेंसिटी के चेंज होने से इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यही बात लिखेंगे कि इफ द डिस्टेंस इज हाल्फ द इंटेंसिटी विल इंक्रीज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो आप कहेंगे देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल नॉट चेंज। फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और इंटेंसिटी पे इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। फिर देखिए एक दो ऐसे छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है समझने के लिए। इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द येलो लाइट इज जस्ट एबल टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स, विल ग्रीन लाइट इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट अबाउट रेड लाइट। कहता है येलो लाइट से इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलता है, तो अब अगर किसी रेडिएशन का एनर्जी येलो लाइट के एनर्जी से ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, और अगर उससे कम रहा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि येलो का, ग्रीन लाइट का जो वेवलेंथ है ये येलो से कम है, विबग्योर याद कीजिए। तो आप कहेंगे कि इसका वेवलेंथ कम है यानी ग्रीन का एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि एनर्जी E इक्वल टू hc बाय लेमडा, तो जिसका लेमडा कम होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे हेंस एनर्जी ऑफ ग्रीन लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ येलो लाइट। अब येलो अगर इमिट कर रहा है तो उससे ज़्यादा एनर्जी का अगर कोई रेडिएशन होगा तो वो निश्चित तौर पे करेगा, तो आप कहेंगे ग्रीन लाइट विल इमिट इलेक्ट्रॉन्स। फिर पूछ रहा है व्हाट अबाउट रेड लाइट, तो आप कहेंगे लेमडा वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट येलो लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा है, तो अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम होगा। तो आप कहेंगे सो एनर्जी ऑफ रेड लाइट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ येलो लाइट। तो अब अगर येलो इमिट कर रहा है, जस्ट इमिट कर रहा है, तो इससे ज़्यादा एनर्जी अगर होगा तो इमिट होगा, और अगर कम होगा तो नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि रेड का एनर्जी चूंकि येलो से कम है तो रेड लाइट विल नॉट इमिट इलेक्ट्रॉन्स। स्पष्ट है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, यूवी रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज न्यू1 एंड न्यू2। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, एक का न्यू1 एक का न्यू2, आर इंसिडेंट ऑन टू फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स हैविंग वर्क फंक्शंस W1 एंड W2, W1 ग्रेटर देन W2। कह रहा है कि एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है जिसका वर्क फंक्शन W1 है, उस पर कोई यूवी रेडिएशन स्ट्राइक करता है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू1 है। फिर कह रहा है कि दूसरा मेटल सरफेस है उसका वर्क फंक्शन W2 है, उस पर जो रेडिएशन स्ट्राइक करता है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू2 है। अब कह रहा है कि W1 ग्रेटर देन W2 है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज सेम इन बोथ द केसेस।
दोनों सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उसका काइनेटिक एनर्जी कह रहा है सेम है, तो विच वन ऑफ द टू विल बी ऑफ द हायर फ्रीक्वेंसी, यानी आपको कह रहा है कि न्यू 1 या न्यू 2 में से कौन ज़्यादा होगा। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से बनाते हैं। कह रहा है कि एनर्जी दोनों के केस में सेम है, यानी एक मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी Ke1, दूसरे वाले का दिए Ke2। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो फर्स्ट वाले के लिए कह दिए एच न्यू 1 माइनस W1, और सेकेंड वाले का हो जाएगा एच न्यू 2 माइनस W2, और दोनों क्या है तो इक्वल है। इसको इधर ले आइए, तो एच न्यू 1 माइनस एच न्यू 2 इक्वल टू W1 माइनस W2। क्वेश्चन में दिया हुआ है W1 ग्रेटर देन W2, तो ये ग्रेटर है ये लेस है, तो ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होगा, तो आप कहेंगे एच न्यू 1 माइनस एच न्यू 2 इक्वल टू पॉजिटिव। तो अगर ये टर्म पॉजिटिव है दैट इज एच न्यू 1 इज ग्रेटर देन एच न्यू 2, दैट इज न्यू 1 ग्रेटर देन न्यू 2, यानी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 न्यू 2 से ज़्यादा है। तो ये एक प्रोसेस से हम लोग कहें, और इसी में आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा, जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन, उसके फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये सब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखे इस पे, इसमें हम लोग बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी का था, बहुत ऐसा क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जियोग्राफिकली उसको आप बनाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड है, या आप कह सकते हैं लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसी साइड सब टाइप का क्वेश्चन सब कुछ एग्जाम में आता है, तो इसका आप इस चैप्टर का थ्योरी तैयार कर लीजिए। इतना न्यूमेरिकल अगर आप बना के समझ लिए तो इससे कोई भी न्यूमेरिकल देगा तो वो भी आपसे बन जाएगा। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे अब क्लोज कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब हम लोग कल से जब आगे बढ़ेंगे तो अगला टॉपिक, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई। थैंक यू।